कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा सेकंड पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी किया कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा था। आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ भी आया होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, ये एज्यूम करते हुए कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी से कितना पैसे का इनफ्लो हुआ। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमने नेट प्रॉफिट को अपना बेस माना। नेट प्रॉफिट को बेस मानने का मतलब है हम सीएफएस का इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है बाद में अलग से देख लेंगे। इनडायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो हमने किया। अब ऑपरेटिंग के बाद बेटा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सीएफएस का पार्ट जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या कवर होता है? इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा दो चीजें कवर होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स इसका पार्ट नहीं होती। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, यानी कैश के बराबर होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दो चीजें कवर होती हैं और दोनों चीजें एसेट में होती हैं। यानी जब भी हमारे पास सीएफएस का क्वेश्चन आएगा तो एक बैलेंस शीट दी होती है। बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर लायबिलिटी का होता है, नीचे एसेट्स का होता है। ऊपर जो लायबिलिटी का होता है बेटा उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। एसेट्स के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम एसेट्स के नाम से जानते हैं, ये दोनों चीजें एसेट्स में होंगी। और कौन सी एसेट्स होंगी? नॉन करंट एसेट्स। आप किसी भी बैलेंस शीट को चेक करोगे, एसेट में दो मेन पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का किससे लेना देना होगा? नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट में जो भी पॉइंट होंगे, चाहे बिल्डिंग है, चाहे फर्नीचर है, चाहे इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट एसेट्स में जो भी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दो ही चीजें होती हैं मेन, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इनको खरीदना और इनको बेचना दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे और इनसे रिलेटेड इनकम भी इन्वेस्टिंग में आएगी। यानी तीसरा हिस्सा बना रहा हूं रिलेटेड इनकम। अब आप कहोगे सर रिलेटेड इनकम मतलब? रिलेटेड इनकम का मतलब होता है बेटा आपने अगर किसी को लोन दे रखा है, लोन एडवांस्ड, अगर आपने लोन दे रखा है तो बताओ आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? अगर आप किसी को लोन दोगे तो आपकी क्या है? ये एसेट है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो वो भी इन्वेस्टिंग का हिस्सा ही होगा बेटा। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो ये आपकी क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? अगेन एसेट, इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर डिविडेंड आएगा तो वो भी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यानी रिलेटेड इनकम मतलब डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेन दो हैं जो इसी का हिस्सा होंगे। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यही है। तो यानी अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समराइज करें, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत छोटी छोटी हैं। आज की क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फाइनेंसिंग कवर हो जाएगा, फिर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस करने हैं पूरा सीएफएस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था, जो थोड़ा सा टफ था, जो थोड़ा सा समझने लायक था, वो ऑपरेटिंग था। ऑपरेटिंग में हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब इन्वेस्टिंग आराम से हो जाएगा। कितने हिस्से हो गए इन्वेस्टमेंट के? 3। पहला कौन सा कवर होगा? सारी फिक्स एसेट्स किसका पार्ट बनेंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट बनेंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और उनसे रिलेटेड इनकम भी कहां आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी। रिलेटेड इनकम में बेसिकली दो मेन होती हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। आने का कुछ भी आ सकता है, मेजर यही होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिक्स एसेट्स अगर खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? परचेज करोगे फिक्स एसेट तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा ना, तो माइनस कर लेना। फिक्स एसेट सेल करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो प्लस कर लेना। यानी सेल होगी तो प्लस होगा पैसा और परचेज होगी तो माइनस होगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट के केस में है।
सेल होंगे तो पैसा आएगा ना, तो प्लस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट को तो पैसा जाएगा, इसलिए क्या करेंगे। और ये इनकम है बेटा, इनकम कभी जाती नहीं, इनकम तो हमेशा आती है, तो ये तो हमेशा क्या होंगी, प्लस होंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो बड़ा सिंपल सा रूल है, पैसा आएगा तो प्लस कर लो और पैसा जाएगा तो, यानी इनफ्लो होगा तो प्लस कर लो और आउटफ्लो होगा तो तीन चीजों के कारण इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है, पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा रिलेटेड इनकम। क्लियर है। अब ये तो आसान है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या क्या लिखना है, कोई भी बच्चा इनको किताब से पढ़ के भी समझ जाता है जी। फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दो ही चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बट इसमें टफ पॉइंट कहां आता है, टफ पॉइंट आता है जब इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, एडजस्टमेंट समझते हो, नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती है। जैसे 11th क्लास में अगर आपको याद हो तो हम डेप्रीसिएशन का एक चैप्टर पढ़ते थे। डेप्रीसिएशन के चैप्टर में हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होता था। किसी क्वेश्चन में ओनली मशीनरी अकाउंट बनाना होता था, किसी क्वेश्चन में मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना होता। दो मेथड होते थे लगभग, है ना। ओनली मशीनरी अकाउंट कब बनाना होता था, जब कंपनी मशीन का डेप्रीसिएशन मशीन के अकाउंट से हर साल माइनस करती थी, यानी डेप्रीसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता था। और मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता था, जब कोई कंपनी डेप्रीसिएशन को मशीन से माइनस ना करके कौन से अकाउंट में इकट्ठा करती चली जाती थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, उस केस में दोनों बनते थे। वही बेटा यहां आएंगे दोनों कॉन्सेप्ट, मशीन के साथ साथ। अब फिक्स एसेट अगर इसमें है तो मशीन के साथ साथ आपको हो सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना पड़े। ठीक है, अब दोनों तरीके सीख लेते हैं। जो 11 में किया था उसको थोड़ा ताजा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे किया था हमने। पहला मेथड मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा, मेथड नंबर 1 मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते अपनी कंपनी में। यानी हर साल डेप्रीसिएशन कहां से माइनस हो जाता है, कहां से माइनस हो जाता है, मशीन अकाउंट से। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं। तो जब मेरे पास सीएफएस का क्वेश्चन आएगा और एसेट दे रखी होंगी, तो क्या एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा? मैं मेंटेन नहीं करता, अगर मेंटेन नहीं करता तो फिर नहीं देगा, ओनली क्या देगा, मशीनरी अकाउंट। ध्यान से सुनो, उस केस में हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट आप ऊपर लिखोगे, बस ये पॉइंट समझ लेना आप, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म। ये लो, मशीनरी एक एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ये कैसे लिखना है, जब आपके पास बैलेंस शीट आती है ना, ऐसे 2 साल दिए होते हैं, 2024 2023, ऐसे 2 साल होते हैं, और यहां पे लिखी है मशीनरी अकाउंट 3 लाख 2 लाख। तो जो 2023 है वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, उधर आएगा। जो 2024 है डेट इज क्लोजिंग बैलेंस, इधर आएगा। समझ गए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का मतलब। और यहां पे देखो कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको ओपनिंग बैलेंस लिख देना है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। क्लियर। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहेगा कि इस मशीन में से एक मशीन थी जिसको हमने इतने रुपए में बेच दिया। अब जितने रुपए में बेच दिया बाई बैंक लिख देना बेटा, बाय बैंक अकाउंट, जितने में भी बेचा। अगर बेचने से लॉस हो रहा है तो बाय पीएनएल लिख देना।
लॉस। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में क्या लिख देना, 2PN। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बस इतना आपको करना है। अगर सेल वैल्यू दे रहा है तो बाय बैंक, जितना भी पैसा आए। लॉस होगा तो बाय PN, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा 2PN। ठीक है, इसके बाद आपको यह देखना है कि कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड छोटी है या फिर क्रेडिट साइड छोटी है। अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो देखो मैंने कहीं डेप्रीसिएशन नहीं लिखा, और जनरली मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है ना, तो हम बैलेंसिंग वैल्यू को, बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लेंगे, बाय डेप्रीसिएशन। जो हमें चाहिए होता है, क्वेश्चन ने जानबूझ के हमें दिया नहीं, और हमें चाहिए होता है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन बेटा, क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी में प्लस होगा ऊपर, ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा बट ऊपर तो प्लस होगा। और अगर डेप्रीसिएशन भी क्वेश्चन ने दिया है, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दिया है अगर क्वेश्चन ने, वो भी लिख दो। फिर यहां गैप आएगा डेबिट में पक्का, और डेबिट में देखो परचेज नहीं लिख रखी है हमने, तो डेबिट अगर छोटी होगी तो हम उसको क्या मान लेंगे, परचेज। यहां लिख देंगे 2 परचेज, और ये परचेज कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगी या माइनस होगी, पैसा आएगा या जाएगा, परचेज करने से पैसा आएगा या जाएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, सेल से पैसा आएगा या जाएगा, तो क्या होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस। डेप्रीसिएशन इन्वेस्टिंग में आएगा नहीं, डेप्रीसिएशन तो ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, वो तो क्या है, नॉन कैश आइटम है। और डेप्रीसिएशन कहां प्लस होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, नलिफाई करने के लिए। समझ गए आप लोग, यानी हमें मशीन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। मशीन अकाउंट क्यों बनाना पड़ सकता है, दोबारा सुन लो। मशीन अकाउंट बनाने के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन हमें परचेज ऑफ मशीन ना दे, सेल ऑफ मशीन दे दे, परचेज ऑफ मशीन वो हमें निकालनी पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन हमें सेल ऑफ मशीन दे दे और डेप्रीसिएशन ना दे, तो बैलेंसिंग वैल्यू क्या बच जाएगी, फिर डेप्रीसिएशन बच जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं देगा, मशीन अकाउंट बनाने से पता लगेगा। कई बार क्वेश्चन आपको परचेज ऑफ मशीन नहीं देगा, मशीन अकाउंट बनाने से पता लगेगा कि परचेज ऑफ मशीन है, जो क्वेश्चन में ऊपर नहीं दी थी बट है। ओनली सेल ऑफ मशीन दी थी, परचेज ऑफ मशीन क्वेश्चन ने नहीं दी थी। समझ गए, तो मशीन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, या तो हमें परचेज ऑफ मशीन नहीं देगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन हमें सेल ऑफ मशीन नहीं देगा, या क्वेश्चन हमें डेप्रीसिएशन नहीं देगा। इन तीनों में से एक चीज नहीं देगा, और वो हमें मशीन अकाउंट बना के पता लगेगी। क्लियर, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, अभी एग्जाम्पल के साथ करोगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। बट अब दूसरा मेथड कर लेते हैं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्वेश्चन ने दे रखा है तो कैसे होगा, पहले क्वेश्चन देखो कैसे आएगा ध्यान से। जब आप क्वेश्चन देख लोगे तो समझ जाओगे हमें करना कैसे है। आपके पास ऐसे एक बैलेंस शीट बनाई हुई आती है, यहां ऐसे हेडिंग डाल रखा होगा नॉन करंट एसेट्स ऐसे, और यहां लिखा होगा मशीनरी। ठीक है, 2024 की वैल्यू, 2023 की वैल्यू, 2024 की वैल्यू, 23 की वैल्यू। मशीन में मान लो यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, और यहाँ लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मान लो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1.5 लाख है। ठीक है, कितनी वैल्यू बच गई, 7 लाख, 8.5 ऐसे देगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ना ब्रैकेट लगा रखा है, यानी ये फिगर माइनस वाली है क्या, ये फिगर माइनस वाली नहीं है। ये माइनस करने का मतलब है मशीन अकाउंट से माइनस करना। ठीक है, वैसे ये प्लस ही होता है। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो उस डेप्रिसिएशन अकाउंट में मत लिख देना ये माइनस। ये यहां माइनस करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता है 1.5 लाख 10 लाख में से माइनस करना है, 1 लाख 8 लाख में से माइनस करना है, और नेट वैल्यू नीचे दे रखी है। क्लियर,
ये आया क्वेश्चन हमारे पास, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो फिर बेटा आपको मशीन अकाउंट मत बनाने की जरूरत नहीं है, मत बनाना। मशीन अकाउंट बनाओगे वेस्ट, टाइम वेस्टेज है। सीधा सीधा देखो ना, पहले मशीन कितने की थी, अब कितने की है, तो 2 लाख की खरीदी होंगी ना, तो परचेज ऑफ मशीन है 2 लाख रुपए, इन्वेस्टिंग में माइनस कर देना परचेज ऑफ मशीन लिख के, पैसा गया होगा। पहले डेप्रिसिएशन कितना था, अब कितना हो गया बढ़ के। अभी एक्यूमुलेटेड क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल का डेप्रिसिएशन, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल का एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेट करने का मतलब इकट्ठा होते रहना। तो जो 1 लाख रुपए है ना, ये ओनली 2023 का नहीं है, 1 लाख रुपए पिछले सारे सालों का है। और अब अगर 1 से 1.5 हो गया तो ये 50,000 रुपए क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो एक्यूमुलेटेड का डिफरेंस देख लेना कितना है, 50 बढ़ रहा है ना, इट मींस ये इस साल का डेप्रिसिएशन होगा, इसलिए एक्यूमुलेटेड बैलेंस बढ़ गया। तो ये 50 कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग में। क्लियर। अगर ओनली इतना आए और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ना हो तो बड़ा आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 होगी मशीन, 2 लाख की मशीन खरीदी होगी, परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग में माइनस कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस साल डेप्रिसिएशन लगाया हुआ। कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनरली कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। कम होने का कारण हो सकता है सेल, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन है, और गिवन तो होगा, इतना आसान क्वेश्चन तो हमें मिलेगा नहीं करने के लिए। बैलेंस शीट आएगी और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन होगा। क्या गिवन होगा देखते हैं। ए लिखा आगे, ए पार्ट ऑफ मशीन, ए पार्ट ऑफ मशीनरी having at ₹22,000। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ये क्या लिख दिया इसने। ए पार्ट ऑफ मशीनरी, यानी जितनी भी हमारे पास मशीन होंगी, टोटल 10 लाख की मशीन है अभी तो हमारे पास। ए पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग परचेज प्राइस ऑफ ₹60,000। हमारे पास जितने भी मशीन है उसमें से एक मशीन जो हमने कभी, पता नहीं कब खरीदी थी, कभी 60,000 में परचेज करी थी। ब्रैकेट में कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। ये 35,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले नोट करना, इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये सारी एसेट का भी नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का डेप्रिसिएशन है, और ओनली एंड ओनली इसी एसेट का डेप्रिसिएशन है। यानी अगर ये 60,000 की मशीन हमने बेटा 4 साल पहले खरीदी होगी, तो 4 साल हो गए ना यूज करते करते, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन है ये 35,000 रुपए इस मशीन का। तो बताओ कितने की खरीदी थी ये मशीन, 60। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका आज तक, 35। 60 में से 35 हटा दो, आज की वैल्यू कितनी है, 25। 25 वाली चीज 22 में बेच रहे हो, बताओ लॉस है प्रॉफिट है, लॉस। कितने का, 3,000। ठीक है। तो ये तो इससे पता लग गया कि सेल ऑफ मशीन 35 है। सेल ऑफ मशीन कितनी है, 35,000 है, पता लग गया ना। इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन तो दे ही नहीं रखा इसमें अभी, है ना। और सेल वैल्यू भी पता लग गई, लॉस भी पता लग गया। क्या परचेज पता लग गई, यहां से परचेज दे रखी है, यहां नहीं दे रखी ना। आप कहोगे सर परचेज यहां से देख लेंगे 8 से 10, अब नहीं देख सकते 8 से 10। अब आप ये नहीं कह सकते पहले 8 की थी 10 की, 8 से 10 हो गई सर, तो कितने की खरीदी होगी, 2 लाख की, नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपके पास क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको सर एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बेटा, 8 से 10 हो गई, आपके अनुसार 2 लाख की खरीदी है बेटा, 8 में से एक मशीन बेच भी तो दी 60 वाली, तो 8 वाली तो कम रहेगी ना क्योंकि बेच दी, और फिर 10 हो गई, इसका मतलब परचेज ऑफ मशीन थोड़ी ज्यादा होंगी। वो कैसे पता लगेगा ज्यादा है कम है, मशीन अकाउंट बनाने से। और अब ओनली मशीन अकाउंट नहीं बनेगा, अब मशीन भी बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड दे रखा है। ठीक है, इस केस में दोनों बनेंगे। अब मशीन अकाउंट भी बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, वो कैसे बनेंगे, अब दोनों अकाउंट कैसे बनेंगे वो सीख लो।
सिंपल सा है। उसके बाद बेटा केस टू केस डिपेंड करेगा कि कैसे होगा, ठीक है। हम एक काम करें क्या, हम दूसरी स्क्रीन पे बनाते हैं दोनों अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखना, वापस आ जाएंगे यहाँ पे। दो अकाउंट बनाते हैं, एक मशीन अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे ऐसे आपको। अब दोनों अकाउंट कैसे बनेंगे, मशीनरी अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, 8 लाख और 8 लाख ओपनिंग है या 10 लाख ओपनिंग है, 8 लाख ओपनिंग है, 10 लाख क्लोजिंग है। तो आप मशीन अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, टू बैलेंस बीडिंग 8 लाख, बाई बैलेंस सीडी 10 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख। अब बेटा मशीन का ओपनिंग अगर डेबिट में आया है, मशीन का ओपनिंग अगर डेबिट साइड में आया है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, उल्टा होता है बेटा, ये रिवर्स है उसके अगेंस्ट में। तो बाई बैलेंस बीडी इधर आएगा। अब ओपनिंग कितना था, 1 लाख ना, यहां बेटा 1 लाख लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगाना। ये मत समझना कि सर यहां तो ब्रैकेट लगा रखा है तो यहां भी ब्रैकेट लगा दें क्या, नो, वो ब्रैकेट ऊपर माइनस करने के लिए लगाया गया था, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगा। टू बैलेंस सीडी कितना है, 1.5 लाख, ये लॉजिक। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है, उसके भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है, इसके भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है एक मशीन 60 की खरीदी थी, उस पे डेप्रिसिएशन कितना था, 35। पहले इस 35 पे बात कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब समझने की कोशिश करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब है जितनी भी मेरे पास मशीन है उन मशीनों के ऊपर आज तक का टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन लगा वो हम इस अकाउंट में इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस अकाउंट में वही डेप्रिसिएशन रहेगा जो डेप्रिसिएशन बेटा मशीनों का है और वो मशीन हमारे पास है। तो हमारे पास बेटा जो मशीन है वो तो डेप्रिसिएशन यहां रहेगा, बट जो मशीन मेरे पास अब है ही नहीं, जो मशीन मैंने सेल कर दी, क्या वो डेप्रिसिएशन भी इस अकाउंट में रहेगा? लॉजिकली नहीं रहेगा। जब मशीन ही नहीं रहेगी क्या उसका डेप्रिसिएशन रखने का कोई फायदा है? जो मशीन आपने बेच दी वो मशीन वहां से माइनस होगी और जो उसका आज तक का डेप्रिसिएशन है वो इस अकाउंट से माइनस होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वो मशीन से डेप्रिसिएशन सॉरी एक्यूमुलेटेड से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर पे लगाना हो तो क्या जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर फर्नीचर में ना जाए डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड अकाउंट में जाना हो तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी हर साल जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो क्रेडिट में लिखा होगा बाई डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन, यानी एवरी ईयर आपने डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखा होगा। अब अगर डेप्रिसिएशन हटाना है इस अकाउंट में तो कहां लिखोगे? डेबिट में। क्रेडिट में नहीं लिख सकते, क्रेडिट में तो प्लस हो जाएगा, माइनस करने के लिए कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट में। तो बताओ ये मशीन बेची है, इसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? ये 35 इस अकाउंट में प्लस हो रखा होगा, माइनस करना है तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में क्या लिखोगे? टू, कहां जाएगा ये? उस अकाउंट में, टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? 35 हो गया, माइनस 35 इधर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35 हो गया। कितने में बेची थी मशीन बताना एक बार? 22 में। बेटा बताओ कोई मशीन अगर बेचनी है तो एंट्री क्या होगी मशीन बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन? टू मशीन, यानी एंट्री उधर जाएगी बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची है बाय बैंक अकाउंट? 22।
लॉस होगा तो बाय पीएनएल। कितना लॉस हुआ? 25 की चीज 22 में बेची है, 3000 लॉस हुआ। इन तीनों का टोटल कर लेना, 60 होना चाहिए। 60 की खरीदी थी, जब ये मशीन 60 की खरीदी होगी तो डेबिट कितनी हुई होगी? 60। अब क्रेडिट भी कितनी कर दी? हिसाब बराबर। आज तक का डेबिट कितना प्लस हुआ होगा? 35। कितना डेबिट कर दिया? 35। इधर भी हिसाब बराबर, उधर भी हिसाब बराबर। यानी जो मशीन बेची उसकी ओरिजिनल वैल्यू वहां से हटा दी, उसका डेबिट यहां से हटा दिया, मुद्दा खत्म। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, कौन सी साइड बड़ी है इसमें? डेबिट बड़ी है, क्रेडिट बड़ी है? डेबिट। कितने रुपए बड़ी है? 1,50,000 प्लस 35, 1,85। डेबिट का टोटल 1,85, क्रेडिट का टोटल ओनली 1,00,000। तो कितने रुपए से छोटी है ये? 85,000। ये लो जी 85,000। क्या मानू इसको 85,000 को? सेल? क्या मशीन की सेल यहां आती है? ना यहां मशीन की सेल आती, या ना मशीन की परचेज आती। यहां तो एक ही चीज आती है हमेशा, क्या? डेप्रीसिएशन। हर साल जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो कौन से अकाउंट में जाता है? मशीन अकाउंट में जाता है या इस अकाउंट में? इसी में जाएगा बेटा, ये बनाया इसलिए गया डेप्रीसिएशन लगाने के लिए। तो ये बैलेंसिंग वैल्यू है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है बेटा, करंट ईयर डेप्रीसिएशन। और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कहां जाता है? ऑपरेटिंग में। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? नादानी करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, आप समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे ये वाला डेप्रीसिएशन है ना जो इस मशीन का 35 ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीसिएशन को पहले मेरे को ये बताओ प्लस क्यों करते हो तुम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीसिएशन प्लस क्यों करते हो? क्योंकि 11th क्लास के बच्चों ने पीएनएल में से क्या कर रखा होगा? बट वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उसके कारण तो कैश आउटफ्लो होता नहीं, इसलिए आप प्लस करते हो, है ना। 11th क्लास के बच्चों ने पीएनएल से डेप्रीसिएशन एक मशीन का माइनस कर रखा होगा या सारी मशीनों का माइनस कर रखा होगा? सारी मशीन। तो बेटा ये तो एक ही मशीन का है, ये माइनस नहीं होगा। कौन सा माइनस होगा? सारी मशीनों का, करंट ईयर का ये वाला। तो ये वाला डेप्रीसिएशन बेटा जो एक्यूमुलेटेड से निकलता है ना, वो प्लस होगा वापस ऑपरेटिंग में, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? अब उस पे चलते हैं, देखना एक बार मशीन अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी है। इनका टोटल 60 और 10, तो कितना हो गया? 10,60,000। और उधर कितना है? 8। तो बेटा उधर हमें 2,60,000 रुपए लिखना है। क्या मानू उधर? डेप्रीसिएशन मान सकता हूं? डेप्रीसिएशन तो मशीन में आता ही नहीं, यहां आता है, तो क्या मानेंगे? परचेज। क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट तभी होता है जब मशीन खरीदी जाती है। अगर आप मशीन को बाय करते हो तो क्या एंट्री करते हो? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे बेटा टू बैंक लिखना है आपको, और ये बैलेंसिंग वैल्यू है, और इसको कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे इसको? परचेज। दिस इज परचेज। और परचेज के कारण पैसा आएगा या जाएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। सेल के कारण पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो इन्वेस्टिंग में अच्छा कितना आएगा बेटा? 60 आएगा या 22 आएगा? 22। तो इन्वेस्ट में कितना प्लस होगा सेल के कारण? कितना पैसा जाएगा? तो कितना माइनस होगा? इतना समझ में आया? पक्का? एक एग्जामिनर ने क्या किया, बस ये पॉइंट और कराऊं फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जामिनर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये करंट ईयर का डेफिनेशन कितना है? 85 ना, है ना। आ जाओ, पेपर बनाया और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, इसको हटा दिया। बच्चों के साथ वो खेल गया। कैसे खेला उसने? अब आके बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं यार, सीएफएस तो बहुत अच्छा पढ़ के गए थे, आंसर ही मैच नहीं हुआ। पागल है, पूरे नंबर मिलने चाहिए। कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 100 तरह की बातें करी, बट अपनी गलती कोई नहीं मानता।
ए पार्ट ऑफ मशीन हैविंग परचेज प्राइस ऑफ ₹60,000 सोल्ड एट ₹22,000। ठीक है, क्या क्वेश्चन ने बताया है कब खरीदी? क्या क्वेश्चन ने बताया है इसका आज तक का डेफिनेशन कितना है? नहीं बताया ना। इतना करके पॉइंट नंबर बी में डाल दिया, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज ₹85,000। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज ₹85,000। अब बच्चे वहां पागल हो गए, वो कह रहे हैं 60 में खरीदी थी, 85 डेप्रीसिएशन लग गया, ये पागल है, क्वेश्चन गलत है, छोड़ो, इसको करने का फायदा नहीं, ये तो 6 नंबर फ्री के आएंगे अपने आप। अब हर क्वेश्चन तो ऐसे ही होता है, पढ़ाया क्या जाता है बेटा, जितने की खरीदी माइनस डेप्रीसिएशन कर लो, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर कर लो सेल वैल्यू से, लॉस या प्रॉफिट का पता लगेगा। बच्चे कह रहे हैं सर 60, कितना लग गया डेप्रीसिएशन? 85। ये हो ही नहीं सकता, ये 1 0 फालतू होनी चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये 60,000 नहीं, ये 6 लाख था, वो लड़ रहे हैं आपस में। क्योंकि आज तक ये तो अकाउंट ऐसे बनाया था ना, क्योंकि बुक में क्या पढ़ा है कि ये देगा और ये निकलेगा, एग्जाम ने उल्टा कर दिया, ये दे दिया और कह रहा है वो अपने आप निकाल लो। अब आज तक ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं ना कि जिसमें एक्यूमुलेटेड निकालना पड़े। सारे क्वेश्चन बुक में तो ये थे कि एक्यूमुलेटेड दिया होता था, वो दिया ही नहीं। और बच्चों ने, जिसने एक्यूमुलेटेड नहीं, मतलब कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं नहीं यार ये तो करंट ईयर का ही, एक्यूमुलेटेड नहीं है, तो बच्चे सोच में पड़ गए कि एक्यूमुलेटेड नहीं दिया इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है, 6 के 6 नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो, कर दो गलत। और थोड़े जो इंटेलिजेंट से लोअर साइड थे, उन्होंने बोला कि हाँ यार ये तो ठीक है, डेप्रिसिएशन तो दे रखा है, बट 60 में से 85 माइनस कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये 6 लाख है, ये एग्जामिनर से गलती होगी, बनाने वाले से, बेचारे से छुट गई, तो हम लगा दें क्या? अब बताए कौन? वहां अकाउंट्स के टीचर थोड़ी होते हैं लगा दो या ना लगा दो, वो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आधा घंटा गया, बाद में आके कह रहे हैं कि पेपर नहीं हुआ टाइम पे। सर मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है पेपर ना हो टाइम पे? क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कह रहे सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 60 में से 85 माइनस करवा रहा है हमसे, कैसे कर दें माइनस? तो बेटे एक बात बताओ, आप लोग, आपको एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है ना? ओ ये सॉरी, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है ना? और आपको यह भी पता है कि एक्यूमुलेटेड अकाउंट में हर बार जितने भी हमने बुक्स में अकाउंट बनाए, 2 ही डेप्रीसिएशन आते थे, एक करंट ईयर का इधर आता था और जो एसेट बेची है उसका एक्यूमुलेटेड इधर आता था। तो बेटा अगर क्वेश्चन आपको करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दे रहा है, वो लिख लो ना, वो बैलेंसिंग वैल्यू बच जाएगी। अगर ये दे रहा है तो ये लिख लो ना, ये बैलेंसिंग वैल्यू बच जाएगी। हमें तो दोनों चाहिए ना, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? इससे पढ़ने से कभी भी कितना लॉस होगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज तो ये कह रही है कि एक मशीन 60 की खरीदी और 22 में बेची, तो बेटा मैं नहीं बता सकता कि लॉस है या प्रॉफिट है। 60 की 22 में बेची, इससे पता नहीं लगेगा लॉस कितना हुआ, कब पता लगेगा? जब ये जो 60 की खरीदी थी इसका एक्यूमुलेटेड अकाउंट मुझे पता लग जाए। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किससे पता लगेगा? क्वेश्चन तो दे नहीं रहा है एक्यूमुलेटेड, क्वेश्चन है तो फॉर द ईयर दे दिया, तो हमें एक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाना था, ये अकाउंट बनाना था, ओपनिंग क्लोजिंग लिखने थे और डेप्रिसिएशन लिखना था करंट ईयर का, और यहां से पता लगता कि एक्यूमुलेटेड कितना है 35, पता लग जाता है यहां से 35। अब वापस आओ, क्वेश्चन ना बताए, हमने पता कर लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 35, अकाउंट बनाने से पता कर लिया, अब निकल गया आंसर। 60 में से 35 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी है 25, 25 वाली चीज कितने में बेची है 22 में, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब है बेटा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको पता है एक डेप्रीसिएशन इधर वो आएगा जो करंट ईयर का है, एक डेप्रीसिएशन उधर वो आएगा जो मशीन बेची है उसका हटाना है, तो बेटा वो देगा तो ये बचेगा और ये देगा तो, ऐसे इस मशीन में सेल देगा तो क्या बचेगी और परचेज देगा तो क्या बचेगा? सेल। एक बच्चा कहता है सर सेल दे दी, मैंने कहा ठीक है, आपने बोला सर सेल दे दी, राइट, और परचेज साइड शॉर्ट नहीं है, ये साइड शॉर्ट है, ये साइड कम है अभी भी, तो फिर क्या बच जाएगा यहां पे? डेप्रीसिएशन। यहां पे मैंने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला है, अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता है तो फिर यहां पे आएगा,
लेकिन यहां पे करंट ईयर का डेफिसिट उसी केस में आ सकता है जिस केस में एक्यूमुलेटेड डेफिसिट अकाउंट ना बनाया जाए। अदरवाइज तो यहां आ गया ना, तो वहां नहीं आएगा। अगर वहां लाना है करंट ईयर का डेफिसिट तो फिर ये अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर? इस केस में अगर मैं उस अकाउंट की बात करूं, क्वेश्चन आपको हमेशा सेल देगा और आपके लिए क्या बचा के देगा क्वेश्चन? परचेज। हमेशा। इस अकाउंट की बात करूं, बुक के जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको ना ये वाला डेफिनेशन देगा, सॉरी ये वाला देगा, जो एसेट बेची है ना उसका एक्यूमुलेटेड देगा, आपको ये बचेगा। बट अगर कभी क्वेश्चन आपको ये दे दे तो बेटा वो निकाल लेना अपने आप बना के, ये मत कहना कि सोल्ड एसेट का एक्यूमुलेटेड नहीं दिया, वो आप निकाल लो। कर सकते हो आप लोग? क्या हो गया? चलो आ जाओ। सोच रहे होंगे देखी जाएगी सर जो होगा। अभी तो समझ नहीं आ रहा, करेंगे तभी समझ में आएगा क्या हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन करके देखेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ, ज्यादा तकलीफ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पेज नंबर 4.119, क्वेश्चन नंबर 49। पेज नंबर 4.119, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, ये जूनियर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन। अब हमें ओनली इन्वेस्टिंग करनी है, हमें तो सीएफएस बनाना नहीं। और इन्वेस्टिंग का लेना देना बैलेंस शीट के कौन से हिस्से से होता है? ओनली नॉन करंट एसेट। तो ढूंढो नॉन करंट एसेट कहां है इसमें क्वेश्चन में। नॉन करंट एसेट अगले हिस्से पे है, सबसे टॉप पे। एसेट के दो हिस्से दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट भूल जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नॉन करंट। नॉन करंट में कितनी एसेट दे रखी है? एक फिक्स एसेट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले हम फिक्स एसेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट कितने का दे रखा है? ओपनिंग में कितना था? 12,10,000। क्लोज में कितना हो गया? 19 लाख। 12,10 से 19 लाख हो गया। एक बार नीचे आ जाओ, इसका ब्रेकअप दे रखा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 19 और 12,10 था ना, उसका नीचे ब्रेकअप दे रखा है। ये बैलेंस थे 14 लाख और 21,40,000, और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस कर रखा है 1,90 और 2,40 कर रखा है ना। इसका मतलब ये वो कंपनी है जो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट से माइनस नहीं करती। डेप्रिसिएशन के लिए उसने एक अलग से अकाउंट मेंटेन कर रखा है जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दोनों बनाने पड़ेंगे। बना लेंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नीचे आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 1। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000, यानी एक मशीन जो 1,40,000 की खरीदी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका आज तक? 1,10। 1,40 में से 1,10 लग चुका। आज की वैल्यू कितनी बची हुई है बेटा? ओनली 30,000। 30 वाली चीज कितने में बेच दी? कितने का लॉस? 10। कर देंगे इस काम को? कर देंगे, लेकिन करने से पहले दो अकाउंट बनाएंगे, और दोनों अकाउंट के क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। बनाओगे? बनाओ दोनों अकाउंट। नाम रख लो बेटा इसका मशीनरी अकाउंट। 49 है क्वेश्चन नंबर।
ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू लिख लो। ओपनिंग है 14 लाख, ये वर्किंग नोट में मिलेगा बेटा, पॉइंट नंबर 2 में नोट्स टू काउंट्स। बाय बैलेंस सीडी, मशीन की क्लोजिंग वैल्यू है 21,40,000, ठीक है, इसमें ग्रॉस वैल्यू आएंगी। इसकी ओपनिंग वैल्यू उधर आएगी बाय बैलेंस बीडी, 1,90,000, तो बैलेंस सीडी 2,40,000। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो जी। लिख दी। अब नीचे क्वेश्चन कह रहे हैं एक मशीन है जिसके ऊपर 1,10,000 का डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका, वो बेच दी। अब अगर मशीन ही बेच दी तो उस मशीन का आज तक का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से माइनस करेंगे। डेबिट में लिखो टू मशीनरी अकाउंट, कितना था 1,10,000, 1.1 लाख, ये डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.1 लाख, 1,10,000 कितने में बेच दी बाय बैंक अकाउंट, कितने का लॉस हो गया बाय पीएनएल, ये सेल है, ये लॉस है। कितनी सेल थी 20,000 और लॉस कितना था 10। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। अब उधर देखो बैलेंसिंग वैल्यू कितनी बची है इधर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है ये 3.5 लाख, 3.5 में से 1.9 करना 1.6, 1,60,000। ये डेप्रीसिएशन जो आया है ना 1,60,000 बेटे, ये डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगा। ये वाला डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ना प्लस होगा नॉन कैश आइटम के रूप में। इधर बैलेंसिंग वैल्यू निकालो, तो बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, परचेज, परचेज है ये, कितना बच गया देखो एक बार, 1,40, 12,80, 22,80, 22,80 में से 14 लाख माइनस करो 8.8, ये लो जी। ये जो परचेज है ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, माइनस ये जो सेल है ना, कहां गई सेल, ये रही, ये सेल इन्वेस्टिंग में आएगी, प्लस ये जो लॉस है ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट करते थे ना प्लस आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये वो वाला लॉस है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। परचेज एंड सेल इन्वेस्टिंग में जाएंगी, डेप्रीसिएशन और लॉस ऑपरेटिंग में जाएगा। बस ये चार चीजें काम आएंगी इन दोनों अकाउंटों से और कुछ नहीं काम आएगा तुम्हारा। कर लोगे? ये दो अकाउंट बनाने हैं बेटा बस इस सीएफएस में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लोगे ना? हाँ जी। टाइम हो गया बेटा? कितना टाइम हुआ अभी? बस 2 मिनट और दे दो, है फटाफट से करते हैं खत्म, फिर चले जाना।
बेटा एक तो आप लोग टाइम पे आया करो प्लीज, क्योंकि आपकी क्लास अगर 6:30 स्टार्ट होगी तो 7 खत्म करके क्या करेंगे हम, ठीक है। तो आगे से प्लीज ट्राई करो कि 6 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाओ आप लोग, लेट मत किया करो, आपके चक्कर में सारा काम लेट होता है। एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाए देखो हम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऊपर दे रखे हैं बेटा फिक्स एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। ओपनिंग वैल्यू इधर आएंगी एसेट की, टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, बाई बैलेंस सीडिंग 2.7 लाख। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ लो, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 की 16,000 के प्रॉफिट में बेची है। 80,000 की चीज 16 में नहीं बेची, 80,000 की चीज 16,000 के प्रॉफिट पे बेची है। तो बेची कितने में है, बाय बैंक अकाउंट कितने में बेची है, 80 की कॉस्ट थी, 16,000 प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेची है, 96। लॉस होता तो इधर लिखते पीएनएल, इसमें तो प्रॉफिट है, उधर ले जाओ 2 पीएनएल 16,000, ये गेन है बेटा। अब देखो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ना क्वेश्चन ने सेल तो आपको दे ही दी, डेफिनेटली डेबिट साइड छोटी ही होगी। वो पता है क्यों होगी, क्योंकि आपकी क्या निकलेगी, परचेज। मैं परचेज ही लिख देता हूं सीधा, टू परचेज। बैलेंसिंग फिगर्स देखो कितनी परचेज बची, कितना हो गया, 3,66,000, 3,66,000, 1.5 लाख। बेटा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, परचेज माइनस होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और सेल क्या होगी, प्लस होगी, बस, ठीक है। अब आप जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकालोगे ना तो इसकी परचेज क्या करोगे इन्वेस्टिंग में, माइनस, और सेल क्या करोगे, और इसकी परचेज क्या करोगे, माइनस, और इसकी सेल क्या करोगे, प्लस, क्योंकि सेल से पैसा आता है और परचेज से पैसा जाता है। ये 4 चीजें लिखनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। अब आप लोग चले जाओ बेटा, बस 4 चीजें लिखनी है आपको, परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, उन सबका टोटल निकालोगे ना इसके आंसर से मैच हो जाएगा, क्योंकि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है ना, वो हम लिख रहे हैं, बट अगर आपकी क्लास है तो आप फटाफट से चले जाओ, निकालो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर बनाओ। हेडिंग देंगे बी, ए तो ऑपरेटिंग था ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें लिखो परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख और 96 1.5 लाख माइनस में, मशीन 880 और 20, 880 की परचेज करी है, माइनस में 2,000 की सेल करी है प्लस में,
बस, और तो कुछ नहीं था ना इसमें। देखना बेटा आंसर कितना आएगा इसका, माइनस में आएगा आंसर। माइनस की फिगर कितनी है, 880 और 1.5 लाख कितना हो गया है, 9 लाख नहीं, फाइनल आंसर माइनस में ना, 9,14,000 माइनस आ गया। माइनस का मतलब कैश आया नहीं, नेट कैश चला गया, तो उसको हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, यूज मतलब खर्च हो गया, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी पॉइंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 9,14,000 का कैश यूज हो गया बेटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49 टीएस के बाद, कर लोगे? आसान है, हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ना घर पे एक बार जाके करके देख लेना, ठीक है, इसी टॉपिक को एक बार करके देख लेना। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आज कौन सा डे है, अब तो संडे होगी, तो संडे हमारी 2 घंटे की क्लास रहेगी, राइट। और इस 2 घंटे क्लास में इन्वेस्टिंग के जितने भी टॉपिक है विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, बुक के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ओनली फाइनेंसिंग रह जाएगा, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों को मर्ज करके सारे क्वेश्चंस कर देंगे। तो अगर आपका ऑपरेटिंग अच्छे से क्लियर नहीं है तो अपने डाउट ले लेना, वीडियो देख के बेटा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, और इन्वेस्टिंग के लिए यही वाला क्वेश्चन आप दोबारा करके देख लेना और बहुत, ठीक है। मेजर टॉपिक यही है, मेजर टॉपिक बस यही है, या तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आएगा ऐसे सिंपल सा, और ये 2 अकाउंट बनाने आएंगे बस, ठीक है। चलो, थैंक यू।